स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। हम लोगों ने हिंदी व्याकरण के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं सीजीपीएससी प्री से रिलेटेड जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने उसका अध्ययन प्रारंभ किया है। इसके 2 क्लास ऑलरेडी हो चुके हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने वर्ण से संबंधित जो उसके प्रकार हैं स्वर और व्यंजन और स्वरों के वर्गीकरण पर चर्चा कर रहे थे। ठीक है, उसमें 2 जो उत्पत्ति के आधार पर स्वर और उच्चारण समय के आधार पर स्वरों की हम लोग चर्चा कर चुके थे। आज तीसरे वर्गीकरण को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो ध्यान से देखिए, आप लोग कनेक्ट हो जाइए। आप लोग जब मेरे को समझेंगे, मैं आपको समझूंगा, तो आप लोगों को जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी से समझ में आएंगी। ठीक है, तो हम लोग आज जो है वो तीसरा जो वर्गीकरण देखेंगे हम लोग स्वर का, वो देखेंगे किसके आधार पर, तो वो होगा जिह्वा स्थान के आधार पर। ठीक है, जिह्वा स्थान के आधार पर स्वर, जिह्वा स्थान के आधार पर। तो जिह्वा स्थान के आधार पर क्या हो जाएगा, कितने प्रकार होते हैं इसके, कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, तो पहला होगा ये अग्रस्वर, दूसरा होगा ये मध्य स्वर और तीसरा होगा पश्च स्वर। ठीक है, तीसरा क्या होगा, पश्च स्वर। ठीक, तो जीभ का पोजीशन हम लोग देखते हैं। तो जीभ का पोजीशन अगर मुख में देखें तो ये क्या होता है, ये मान लीजिए ये आपका क्या है, जीभ हो गया। ठीक है, तो जीभ को हम लोग कितने भागों में वर्गीकृत किए हैं, इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। ये कौन सा भाग हो गया, आगे वाला भाग या अग्रभाग, और ये कौन सा भाग हो गया, मध्य भाग, और ये कौन सा भाग हो गया, पश्च या पीछे वाला भाग। ठीक है, तो आप लोग समझिए जिह्वा स्थान के आधार पर मतलब सीधा जीभ के क्रियाशीलता के आधार पर जो है स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक, जब हम किसी स्वर का या स्वर वर्ण का उच्चारण करते हैं, उस समय जीभ का जो आगे वाला हिस्सा क्रियाशील हो या आगे वाले भाग जो है वो क्रियाशील हो, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, अग्रस्वर कहेंगे। वैसे ही किसी वर्ण का उच्चारण करते समय अगर उसका मध्य भाग क्रियाशील हो तो उसको हम लोग मध्य स्वर कहेंगे, और पीछे वाला भाग अगर क्रियाशील हो तो उसे क्या कहेंगे, पश्च स्वर कहेंगे। ठीक है, तो यही है अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक, तो परिभाषा क्या हो जाएगी, जिन स्वरों का उच्चारण जिह्वा के अगले भाग या जिह्वा के अग्र भाग की क्रियाशीलता से हो, वे स्वर क्या कहलाएंगे, अग्रस्वर कहलाएंगे। ठीक है, किससे, जिह्वा के अग्र या आगे भाग की क्रियाशीलता से। ठीक है, क्रियाशीलता से हो। इसका दोस्तों पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगा, अजय सर आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो आप लोग इसको समझिए, समझना जरूरी है। हम लोग अभी तक जो है हिंदी व्याकरण को रटते आए हैं। मेरा उद्देश्य रटाना बिल्कुल नहीं है, आपको समझाना है, क्योंकि एक बार चीज़ें अगर आप समझ लिए तो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी और क्वेश्चन आपसे कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अग्रस्वर कौन कौन से हो जाएंगे, तो अग्रस्वर होते हैं कौन कौन से, 5 होते हैं अग्रस्वर। ठीक है, इनकी संख्या 5 होती है। पहला हो गया ई, दूसरा हो गया बड़ी ई, तीसरा हो गया ए, चौथा हो गया ए, और 5वां हो गया ऋषि का री। तो ये 5 क्या होते हैं, अग्रस्वर होते हैं। ठीक है, वैसे ही हम लोग देखेंगे मध्य स्वर। तो मध्य स्वर अभी मैं बताया, जिन वर्णों का उच्चारण जिह्वा के मध्य भाग की प्रयत्न से हो या मध्य भाग की क्रियाशील हो, तो वो क्या हो जाएंगे, जिह्वा के मध्य भाग के प्रयत्न से हो, मध्य भाग के प्रयत्न से हो। जिन वर्णों का उच्चारण जिह्वा के मध्य भाग के प्रयत्न से हो या जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा का मध्य भाग क्रियाशील हो, उनको क्या कहेंगे हम लोग, मध्य स्वर कहेंगे। ठीक है, तो मध्य स्वर कौन कौन से होते हैं, तो मध्य स्वर केवल एक ही होता है, आप लोग याद रखिएगा, कौन सा, आ। केवल एक ही होता है मध्य स्वर, कौन सा, आ। ठीक है,
इसके अलावा ये 5 जो होंगे वो अग्र स्वर होंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे पश्च स्वर। तो पश्च स्वर क्या होगा, वही उस परिभाषा से हम जिह्वा के पिछले हिस्से या जिह्वा के जिन वर्णों का उच्चारण जिह्वा के पिछले भाग के प्रयत्न से हो, पिछले भाग के प्रयत्न से हो, या जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ का पिछला हिस्सा क्रियाशील हो, उसे क्या कहेंगे, पश्च स्वर कहेंगे। ठीक है, तो अब पश्च स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ देखिए ई, ए और री और अ आ गया है, तो बाकी जो बचे हैं सारे किस में आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे, पश्च स्वर में आ जाएंगे। ठीक, आ उ ओ और औ, ये सारे के सारे जो है किस में आ जाएंगे, पश्च स्वर में आएंगे। तो ये पश्च स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो जाएगी। ठीक है, एक और आता है औ, ये जो है हिंदी भाषा का वर्ण नहीं है, ये अंग्रेजी भाषा से विदेशी भाषा का वर्ण है। इसको हिंदी भाषा का में नहीं माना जाता, लेकिन अगर ये पूछा जाता है तो ये किस में आएगा, पश्च स्वर में आएगा। और दूसरा चीज़ आप लोग याद रखिएगा, अगर आपको पश्च स्वरों की संख्या पूछे तो 6 ही बतानी है, इसको नहीं गिनना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जिह्वा स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। और कितने होते हैं, अग्रस्वर, अग्रस्वर 5 होते हैं। अग्रस्वर किसे कहते हैं, तो जिह्वा के अग्र भाग की क्रियाशीलता से जिन स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें अग्रस्वर कहा जाता है। ये 5 होते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, ए और री। और मध्य स्वर है, मध्य स्वर एक ही होता है। मध्य स्वर किसे कहते हैं, तो जिन स्वरों का उच्चारण जीभ की मध्य भाग के क्रियाशीलता से हो या मध्य भाग के प्रयत्न से हो, उसे क्या कहेंगे, मध्य स्वर कहेंगे। इसकी संख्या है 1 और ये जो है कौन सी है, अ। ठीक है, वैसे ही आएंगे पश्च स्वर, तो जिह्वा के पिछले भाग से पिछले भाग के प्रयत्न से जिन स्वरों का उच्चारण होता है उनको क्या कहते हैं, पश्च स्वर कहते हैं। और इसकी संख्या होती है 6, आ, छोटे उ, बड़े उ, ओ और औ। ठीक, इसके अलावा ये आगत स्वर भी पश्च स्वर में आएगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आगत स्वर। बाहर से आया हुआ है इसलिए क्या कहा जाता है, इसको आगत स्वर कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, ये हो गया जिह्वा स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसके बाद हम लोग देखेंगे घोष, नाद, ये ओष्ठ आकृति के आधार पर, ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, किसके आधार पर, होठों की आकृति। मतलब चौथा क्या हो जाएगा, ओष्ठ आकृति। ओष्ठ आकृति के आधार पर, आकृति के आधार पर, तो ओष्ठ आकृति के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या हो जाएगा, पहला होगा ये वृत्ताकार स्वर, वृत्ताकार स्वर, और दूसरा क्या होगा, अवृत्ताकार स्वर। ठीक, दूसरा क्या हो जाएगा, अवृत्ताकार स्वर। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। बेसिकली क्या है, हम लोग देखेंगे इसमें शब्द से स्पष्ट है। ओष्ठ मतलब क्या होता है, होंठ। ठीक, होंठ की आकृति के आधार पर, तो होंठ को हम कितनी आकृति बना सकते हैं, एक या तो गोल आकृति होगी, गोल रूप में होंठ की, या तो कौन सी आकृति होगी, गोल नहीं होगी। ठीक है, वृत्ताकार होगी या वृत्ताकार नहीं होगी। इसके अलावा आप रेक्टेंगल नहीं बना सकते, त्रिभुज नहीं बना सकते, वर्ग नहीं बना सकते। आप चाहो तो बनाकर देख लीजिए, नहीं बनेगा। ठीक है, तो होंठ की आकृति के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक वृत्ताकार स्वर और दूसरा अवृत्ताकार स्वर। ठीक, तो वृत्ताकार स्वर क्या हो जाएगा, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय होंठों की आकृति वृत्ताकार हो जाए। ठीक है, सिंपल सी बात है, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय होठों की आकृति वृत्ताकार हो जाए वे वृत्ताकार स्वर कहलाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन सा हो जाएगा वृत्ताकार स्वर, वृत्ताकार स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन सा, तो ये हो जाएगा उ, ये बड़ा उ, ये ओ और औ। ठीक है, ये 4 का उच्चारण करते वक्त जो मुंह की आकृति है या होंठ की आकृति है वो क्या हो जाती है, वृत्ताकार हो जाती है। ये वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं।
इसके बाद देखेंगे हम लोग अवृत्ताकार स्वर। तो अवृत्ताकार स्वर स्वयं है जिन स्वरों का उच्चारण करते वक्त होठों की आकृति वृत्ताकार न हो। तो इसमें आ गए हैं ये 4, तो बाकी बचे 7 किस में आ जाएंगे, अवृत्ताकार स्वर में आ जाएंगे। कौन कौन सा, तो ये हो जाएगा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऋषि का री। यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा वृत्ताकार स्वर क्या हो जाएगा, उ, बड़ा उ, ओ और औ। और अवृत्ताकार स्वर क्या हो जाएगा, 7 इसकी संख्या है, आ, ई, ए और री। ठीक है, तो ये हो जाएंगे वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या दूसरा जो वर्गीकरण है किसके आधार पर, तो मुंह की आकृति, मुखाकृति, और दूसरा तालु की स्थिति के आधार पर, दोनों एक साथ लगभग देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो प्रकार हो जाएगा क्या, 5वां जो हो जाएगा मुख आकृति के आधार पर, मुख आकृति के आधार पर स्वर, मुख आकृति के आधार पर स्वर क्या हो जाएगा, मुख आकृति के आधार पर। तो मुख आकृति के आधार पर इसको कई भागों में बांटा गया है, या इसी को कह लीजिए आप तालु की स्थिति के आधार पर, तालु की स्थिति के आधार पर, दोनों सेम ही होगा। ठीक है, तालु की स्थिति के आधार पर, ठीक, तालु की स्थिति के आधार पर। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे, इसकी संख्या हो जाएगी कितनी, 4। ठीक, कितनी है, 4 है। अब विभिन्न जो अवस्थाएं होती है वो कैसी होती है आप लोग थोड़ा सा देखिएगा इसको। ये हमारे दांत है समझ लीजिए, और दांत के ठीक बाद जो है ये मसूड़ा प्रारंभ होता है, और मसूड़ा जैसे ही खत्म होता है तो एक तालु प्रारंभ होता है, और तालु के बाद आती है नासिका छिद्र, उसके बाद आता है कंठ, यहाँ पर जो हमारी घंटी होती है, और उसके बाद जो होता है वो गला, हमारा कंठ जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा ये जो तालु है ये कहाँ से शुरू हुई है, मसूड़े के बाद ये दंत है। ठीक है, और ये जो हमारा जीभ है बीच में, उसकी जो विभिन्न स्थिति होती है किसी वर्ण का उच्चारण करते समय, उसी के आधार पर जो है वो वर्गीकरण किया गया है मुख आकृति के आधार पर। ठीक है, तो इसकी विभिन्न अवस्थाएं जो होती है उसको अलग अलग नाम दिया गया है। मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, जब जीभ तालु के नज़दीक हो, जितना नज़दीक हो, लगभग टच करने की अवस्था में होती है, इस स्थिति में मुख जो है वो पूरी तरह बंद होने की स्थिति में होती है। उसको क्या कहते हैं हम लोग, संवृत्त स्वर। क्या कहते हैं हम लोग, संवृत्त स्वर। और इसी को क्या कहा जाता है, बंद स्वर। क्या कहा जाता है, बंद स्वर। संवृत्त मतलब समान वृत्त, जो ये मुख की आकृति है अंदर की, वो वृत्त के समान लॉक हो जाती है, बंद हो जाती है, गोला हो जाता है, लगभग बंद होने की अवस्था में होती है। आप लोग ऐसा नहीं है कि उच्चारण करके देखिए सर ये तो बंद नहीं हो रहा है, तो इसका लगभग बंद होने की स्थिति में हो जाती है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, संवृत्त स्वर। दूसरा पोजीशन होगा जो जीभ की स्थिति है वो थोड़ी सी तालु से दूर हो, तब उस स्थिति में जो है वो थोड़ा सा खुला होता है, मतलब पूरा लॉक नहीं होता है, मुंह थोड़ा सा खुला होता है, पूरा बंद नहीं होता है, और इस स्थिति को क्या कहते हैं हम लोग, तो ये दूसरा प्रकार हो जाएगा अर्ध संवृत्त। क्या कहेंगे, अर्ध संवृत्त। अर्ध संवृत्त क्या कहेंगे, अर्ध संवृत्त स्वर कहा जाता है। ठीक है, ये दूसरी स्थिति हो गई। तीसरी स्थिति, जब जीभ जो है वो तालु से थोड़ी और दूर हो जाए, मतलब आधा से ज़्यादा खुल जाए, आधा से लगभग ज़्यादा खुल जाए, तो ये वाली स्थिति क्या हो जाती है, अर्ध विवृत्त हो जाती है। क्या हो जाती है, अर्ध विवृत्त हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, अर्ध विवृत्त स्वर कहा जाता है। जब किसी स्वर का उच्चारण करते समय अर्ध संवृत्त से ज़्यादा जब वो गैप आ जाए तालु और किसके बीच में, जीभ के बीच में, या मुख जो है खुले की, आधा खुले की स्थिति में हो, वहाँ पर क्या होगा, अर्ध विवृत्त स्वर होगा। और एक जो है जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो पूरा का पूरा खुल जाता है, और ये वाला जो पोजीशन कहलाएगा, स्थिति कहलाएगी, वो क्या कहलाएगा, विवृत्त स्वर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विवृत्त स्वर, या कि इसी को कह लें खुला स्वर कहलाएगा। ठीक है, तो ये 4 अवस्था होती है, पहला संवृत्त स्वर, दूसरा अर्ध संवृत्त स्वर, तीसरा
अर्ध विवृत स्वर और चौथा है विवृत स्वर। ठीक है, तो इनको मैं अब कैटेगरी हम लोग स्वरों का विभाजन इसमें कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप लोग अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं क्या बताया था, पहला था संवृत्त स्वर। पहला क्या था, संवृत्त स्वर। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, बंद स्वर, बंद स्वर। दूसरा क्या था, अर्ध संवृत्त, अर्ध संवृत्त। और तीसरा क्या है, अर्ध विवृत, अर्ध विवृत। और चौथा क्या हो जाएगा, चौथा होगा आपका विवृत। ठीक, तो इस विवृत को क्या कहते हैं, खुला स्वर भी कहते हैं। ठीक है, तो इतने कैटेगरी में बांटा गया है। तो संवृत्त स्वर में कौन कौन से आ जाएंगे, तो याद रखिएगा संवृत्त स्वर कौन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ई, और हो जाए छोटी ई, उसके बाद बड़ी ई, और इसके बाद ऊ और बड़ा ऊ, इसके अलावा री। ठीक है, ये सारी क्या हो जाएगी, संवृत्त स्वर हो जाएगी। इसकी संख्या कितनी हो गई, 5। ठीक है, कौन कौन सा हो गया, ई, और दूसरा है बड़ी ई, तीसरा है छोटा ऊ, और चौथा है बड़ा ऊ, और पांचवा है री। ठीक है, तो ये 5 क्या हो गए, संवृत्त स्वर हो गए। अर्ध संवृत्त में आएगा कौन कौन सा, अर्ध संवृत्त में आएगा ए, और दूसरा क्या आएगा, ओ। ठीक है, तो अर्ध संवृत्त में ए और ओ। उसके बाद देखेंगे अर्ध विवृत्त में, तो अर्ध विवृत्त में क्या आ जाएगा, आ, और आएगा बड़े ए और औ, आ, ए और औ जो है वो अर्ध विवृत्त में आएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे विवृत्त स्वर या खुला स्वर, तो केवल एक स्वर है आ का उच्चारण करते वक्त जो है हमारा मुंह पूरी तरह से खुल जाता है। ठीक है, आ का उच्चारण करते वक्त पूरा खुल जाता है हमारा मुंह। ठीक, तो ये मुख आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण था, आप लोगों ने देख लिया। अब आप इसको आराम से नोट कर लीजिए, इसका जो है वो आपको PDF भी मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, हम लोग इसके बाद देखेंगे व्यंजन। तो इसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक जो है हमारा क्या है, स्वरों के बाद व्यंजन। ठीक है, तो स्वरों का जो है परिभाषा मैंने आपको बताते वक्त व्यंजन की भी परिभाषा जो है आपको बताई थी। व्यंजन किसे कहते हैं, तो व्यंजन स्वर किसे कहते हैं, पहले आप लोग इस स्वर की परिभाषा में एक बार फिर से बता देता हूँ। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक किया जाता है, या ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमें किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, ऐसे स्वर क्या, ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं, स्वर वर्ण कहलाते हैं। ठीक, तो व्यंजन वर्ण क्या हो जाएगा, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, या ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय उच्चारण स्वरों की सहायता से की जाती है, उसे व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है, स्वर वर्णों की सहायता, या जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से हो। ठीक है, जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से हो, तो वे क्या कहलाएंगे, स्वर वर्णों की सहायता से हो, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, व्यंजन वर्ण कहेंगे। ठीक है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से हो, उसे क्या कहेंगे, व्यंजन वर्ण कहेंगे। ठीक, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो ये कितनी होती है, 33 होती है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो व्यंजन को जो है वो अध्ययन की सरलता हेतु 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, किस लिए, अध्ययन की सरलता हेतु इसको 3 भागों में बांटा गया है। किसको, व्यंजन को, अध्ययन की सरलता हेतु। ठीक,
3 भागों में। कौन कौन सा? तो ये हो जाएगा क्या, पहला होगा स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा हमारा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा क्या होगा हमारा? तीसरा होगा ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तीसरा क्या होगा? ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक, तो इसको ये दूसरा और ये तीसरा और ये स्पर्श व्यंजन क्या हो गया? पहला। ठीक है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक, अब देखिए कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। स्पर्श व्यंजन से तात्पर्य क्या है? ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जीभ जो है मुख के किसी न किसी अवयव को अवश्य स्पर्श करता है। ठीक है, ये स्पर्श करता है या स्पर्श की कोशिश करता है। ठीक है, ऐसे व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण करते समय जीभ जो है मुख के किसी न किसी अवयव को अवश्य स्पर्श करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक, इसकी संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या है 25। ठीक, 25 इसकी संख्या है। तो ये कौन कौन से हैं और क्या है मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। पहला आता है क वर्ग, ठीक, क वर्ग। दूसरा आएगा च वर्ग, च वर्ग। तीसरा आएगा ट वर्ग, ट वर्ग। चौथा आएगा त वर्ग, त वर्ग। और पांचवा आएगा प वर्ग। ठीक, ये 5 वर्ग हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये पहला वर्ण है, ये दूसरा वर्ण है, ये तीसरा वर्ण, ये चौथा वर्ण और ये यहाँ पर आ जाएगा 5वां वर्ण। अब वर्ण कौन कौन से हैं मैं आप यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझना है। इसके बाद जब हम लोग बोलेंगे कि क वर्ण का, क वर्ग का तीसरा वर्ण, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि तीसरा वर्ण कौन सा है। वैसे ही बोलें च वर्ग का चौथा वर्ण तो कौन सा है, अभी मैं पूरा लिख देता हूँ। तो क वर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा क, ख, ये दूसरा वर्ण गा, घा, का, खा, गा, गा, अंगा। ठीक है, ये 5 हो गया। च वर्ग में का पूरा क्या हो जाएगा? च, छ, ज, झ और य। च, छ, ज, झ और क्या हो जाएगा? य। ठीक, ट वर्ग का ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग का त, थ, द, ध, न। ठीक, वैसे ही व वर्ग का प, फ, ब, भ, म। ठीक है, तो ये कितने हैं? ये टोटल हो जाएंगे, यहाँ से 5 वर्ण हो गए और ये 5 हो गए, तो 5 पंचे टोटल कितना हो गया वर्णों की संख्या? स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? 25 हो गई। ठीक है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? 25। और ये याद रखिएगा, मैथमेटिक्स में हम लोग वर्ग किसको बोलते हैं? जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए, इधर भी 5 वर्ण है और इधर भी नीचे ये 5 वर्ण है। ठीक है, इधर भी 5 वर्ण है और ये भी जो है वो 5 वर्ण है और दोनों क्या है? इसका बराबर है 5 5। ये वर्ग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? दूसरा इसका नाम दिया जाता है वर्गीय व्यंजन। ठीक है, याद रखिएगा, वर्गीय व्यंजन कहा जाता है इसे। ठीक है, वर्गीय व्यंजन कहा जाता है वर्ग की स्थिति में होने के कारण। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दूसरा जो है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहा जाता है? तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते वक्त ध्वनि जो है सीधा मुख के अंदर से बाहर निकल जाए, बिना किसी रोक टोक के मुख से सीधे की सीधे जो है वो बाहर की ओर निकल जाए, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? अंतस्थ व्यंजन की संख्या होती है 4। कौन कौन सा? तो ये हो जाएगा या, ये हो जाएगा र, ये हो जाएगा ला और ये हो जाएगा व। कितनी होती है? 4 होती है, या, र, ला और व। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये जो या है
और ये जो व है, ठीक, या और व का जो है उच्चारण करते वक्त, या और व का उच्चारण करते वक्त मुख की जो वायु है सीधा सीधा बाहर की ओर निकल जाती है। या और व का उच्चारण करते वक्त मुख की वायु जो है वो सीधा सीधा बाहर की ओर निकल जाती है बिना किसी रोक टोक के, अर्थात स्वरों की तरह इनका उच्चारण होता है, स्वरों की तरह उच्चारण होता है। स्वर का उच्चारण भी वैसे ही होता है, अगर आप लोग परिभाषा पिछली क्लास में देखे होंगे तो, ठीक है। तो या और व का उच्चारण स्वरों की सहायता से होने के स्वर की तरह होने के कारण इसको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। या और व का जो उच्चारण है स्वरों की तरह होने के कारण इसे अर्ध स्वर भी कहा जाता है। आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत कम बुक में आपको मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट दो है ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, मैं बताया था जब हम लोग वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से जो है वायु बाहर की ओर निकलती है। तो ऊष्म व्यंजन किसे कहेंगे? जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करें और हमारे मुख से ज़्यादा वायु जब बाहर निकलेगी तब हमारे मुख में क्या होगा? घर्षण होगा और ऊष्मा उत्पन्न हो। जहाँ भी घर्षण होता है ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, मुख से ज़्यादा वायु बाहर निकलती है और घर्षण उत्पन्न होने के कारण वहाँ ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसीलिए उसको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। शकार, तीनों शकार हो जाएंगे, श, श, स और ह, ठीक है। ये 4 जो हैं वो क्या हो जाएंगे? ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, किसी वर्ण का उच्चारण करते समय मुख से हवा की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा निकले और ऊष्मा उत्पन्न हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? ऊष्म वर्ण कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा ये ह है, ह को जो है वो ध्यान रखिएगा स्वर तंत्रीय वर्ण भी कहा जाता है, स्वर तंत्रीय वर्ण, या इसी को कह लीजिए काकल्य वर्ण भी कहा जाता है, काकल्य वर्ण भी कहा जाता है, स्वर तंत्रीय वर्ण या काकल्य। किसे? ह को याद रखिएगा, स्वर तंत्रीय वर्ण या काकल्य वर्ण भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसके आधार पर, व्यंजन की जो है वो अध्ययन की सरलता हेतु वर्गीकरण हम लोगों ने देख लिया। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी के सभी बार बार मैं इसके नाम लूँगा तो आपको ये तीनों के तीनों बहुत अच्छे से याद रहने चाहिए, ठीक है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। और ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4, ठीक है। तो 25 और 4 कितना हो गया? 29, और 29 और 4 कितना हो जाएगा? 33। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था व्यंजनों की संख्या कितनी होगी, कितनी है? तो ये हो जाएगी 33, ठीक है। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है, ठीक। तो ये मेरे ख्याल से आपको बहुत ही अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आपको PDF भी मिल ही जाएगा, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे दूसरा इसका प्रकार, घोष, नाद, कंपन के आधार पर इसका व्यंजन का वर्गीकरण, ठीक है। किसके आधार पर? घोष, नाद और कंपन के आधार पर कितने प्रकार के व्यंजन हो सकते हैं, व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, ठीक है। तो घोष, नाद और कंपन के आधार पर व्यंजन को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? घोष कह लीजिए, नाद कह लीजिए, कंपन कह लीजिए, के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? इसको 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला क्या हो जाएगा? अघोष व्यंजन। पहला क्या हो जाएगा? अघोष व्यंजन, और दूसरा हो जाएगा सघोष। दूसरा क्या होगा? सघोष। एक होगा अघोष और दूसरा क्या होगा? सघोष व्यंजन, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप लोग समझिएगा, हम लोग क्या है शब्दों से ही उसकी परिभाषा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं आप लोगों को परिभाषा कैसे बनाना है ये बता रहा हूँ। रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, सारी चीज़ें क्लियर करते चल रहा हूँ। हम लोगों को परिभाषा इसी में से निकालनी है, तो शब्दों से ही हम लोग परिभाषा बनाना सीख गए तो आप लोगों को रटने की आवश्यकता नहीं होगी। अब यहाँ पर पहला है क्या? अघोष।
अघोष। तो अघोष किन शब्दों से बना है? अ प्लस घोष। घोष का अर्थ क्या होता है? नाद, कंपन या आप लोग कह लीजिए गूंज। ठीक है, क्या कह लीजिए? गूंज। और अ का मतलब जब भी आएगा हमेशा किसके रूप में प्रयुक्त होता है? नहीं के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जहाँ पर गूंज ना हो वो क्या हो जाएगी? अघोष। मतलब क्या, परिभाषा क्या बनती है? जिन वर्णों के उच्चारण में, ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय घोष, नाद या कंपन उत्पन्न न हो। ठीक है, घोष, नाद या क्या है? कंपन उत्पन्न न हो, या इसको और सटीक भाषा में कहें तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियां झंकृत न हो, ठीक है, वे क्या हो जाएंगी? अघोष व्यंजन हो जाएंगी। ठीक है, स्वर तंत्रियां झंकृत न हो, वे क्या हो जाएंगी? अघोष व्यंजन हो जाएंगी। ठीक है, या कह लें जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कोई भी नाद, कोई भी गूंज या कंपन उत्पन्न ना हो, वे क्या कहलाएंगी? अघोष व्यंजन कहलाएंगी। ठीक, तो अघोष व्यंजन कौन कौन सा हो जाएगा? चलो हम लोग इसको देख लेते हैं अब। तो अघोष व्यंजन यहाँ से बनेगा क्या? आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग जो क वर्ग पढ़े हैं वो सब सारी चीज़ें याद होगी। ठीक, अब प्रत्येक वर्ग, अब जहाँ मैं प्रत्येक वर्ग लिखूंगा तो आप लोग समझ लीजिएगा पूरे वर्गों की बात कर रहा हूँ जो अभी मैं लिखा था। कौन कौन सा? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, प्रत्येक वर्ग मतलब पांचों वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण। ठीक है, कौन सा? पांचों वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण, ठीक है, क्या होंगे? अघोष व्यंजन होंगे। ठीक, इसके अलावा क्या हो जाएगा? इसके अलावा होगा समस्त ऊष्म व्यंजन में कौन कौन सा हो जाएगा? ऊष्म व्यंजन में तीनों शकार श, श और स, ये तीनों जो है किस में आएंगे? अघोष व्यंजन में आएंगे। ठीक है, ह नहीं आएगा, ह सघोष में आएगा। तो आप लोग याद रखिएगा प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, और दूसरा हम लोग देखे उसमें व्यंजन में श, श और स, तो कितने हो जाएंगे? 5 ये 5 ये, 5 5 10 और 3 13। तो व्यंजन जो है 13 व्यंजन जो है वो अघोष व्यंजन कहलाते हैं, या 13 वर्ण जो है वो अघोष वर्ण कहलाते हैं। वैसे ही हम लोग इसमें आएंगे तो स का अर्थ हमेशा जब आएगा तो किस में आएगा? साथ के रूप में या सहित के रूप में प्रयोग होता है। साथ के रूप में या सहित के रूप में प्रयोग होता है। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय घोष उत्पन्न हो, घोष के साथ हो, कंपन के साथ हो, नाद के साथ हो, आवाज के साथ हो या गूंज के साथ हो, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण गूंज के साथ हो, कंपन के साथ हो, वे क्या कहलाएंगे? सघोष वर्ण कहलाएंगे या सघोष व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने देख लिया प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो है इसमें प्रयोग हो गया है। तो सघोष व्यंजन के लिए क्या बच गया? प्रत्येक वर्ण का, प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा बच गया? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो है वो इसमें आ जाएगा। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन सा है? या, र, ल और व, ये चारों अंतस्थ व्यंजन आ जाएंगे। उसके बाद उसमें व्यंजन में एक बचा हुआ था, कौन सा? ह, तो ये भी ह जो है वो इसी में आ जाएगा। तो ये सारे के सारे व्यंजन जो है वो सघोष व्यंजन कहलाएंगे। इसके अलावा अगर आपको स्वरों को पूछे तो सभी के सभी स्वर भी जो है वो कौन सा व्यंजन कहलाएगा? सभी स्वर कौन सा व्यंजन कहलाएगा? सघोष व्यंजन कहलाता है। सभी स्वर क्या कहलाता है? सघोष व्यंजन कहलाता है। ठीक, तो इसकी संख्या हम लोग देखें अब कितनी हो गई सघोष व्यंजन की। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण 5 हो गया, ये 5 5 10 और ये 5 15। ठीक, 15 और 5 20 और 20 और 11 31। तो सघोष वर्णों की संख्या कितनी है पूछेगा तो 31 है। ठीक है, और अघोष वर्णों की संख्या पूछेगी तो कितनी है? 13 है। ठीक, तो ध्यान में रखिएगा अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन को। ठीक है, इसका जो है परिभाषा और जितनी भी आपको नोट्स चाहिए वो आपको PDF के माध्यम से अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो या आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लो के भी नोट कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए मैं इसको मिटाता हूँ। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट वर्गीकरण हम लोग देखेंगे प्राणवायु के आधार पर। ठीक,
प्राणवायु में बताया था आप क्या होता है, आप लोग थोड़ा सा याद कीजिए। पिछली क्लास में प्राणवायु पर भी मैंने चर्चा की थी। प्राणवायु क्या होता है? तो प्राणवायु या कह लीजिए मुख से निकलने वाली हवा के आधार पर जो है स्वरों का वर्गीकरण। ठीक, नेक्स्ट जो है वो कौन सा हो जाएगा? प्राणवायु। प्राणवायु या मुख से निकलने वाली वायु के आधार पर। ठीक है, मुख से निकलने वाली वायु के आधार पर। तो इसको भी जो है वो दो भागों में बांटा जाता है। पहला कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा अल्प प्राण। पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा अल्प प्राण। और दूसरा क्या कहलाता है? दूसरा जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? महाप्राण। ठीक, दूसरा क्या कहलाएगा? महाप्राण। ये दूसरा है और ये जो है वो पहला है। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण। प्राणवायु क्या होती है? तो प्राणवायु के संबंध में मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो मुख से जो है वो हवा निकलती है, आप लोग को पता है। तो जो हवा निकलती है वर्ण का उच्चारण करते समय उसे ही क्या कहा जाता है? प्राणवायु कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुख से निकलने वाली वायु सेम है। तो मुख से निकलने वाली वायु के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। ठीक, तो अल्प प्राण क्या होगा? तो ऐसे वर्ण, ध्यान से सुनिएगा, तो यहाँ पर सीधा सीधा इसका शाब्दिक विच्छेद करें तो ये अल्प और ये प्राण हो जाएगा। अल्प का मतलब हो गया कम और प्राण का आप अर्थ लगा दीजिए प्राणवायु से। ठीक है, तो जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से कम वायु निकले या कम से कम वायु निकले तो वे क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण कहलाएंगे। ठीक है, ठीक, किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय प्राणवायु कम से कम मात्रा में निकलती हो तो उसे क्या कहते हैं? उस वर्ण को अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। ठीक, वर्ण का उच्चारण करते समय कम से कम वायु मुख से बाहर निकले। ठीक है, वर्ण का उच्चारण करते समय कम से कम वायु जो है वो मुख से बाहर निकले वो क्या कहलाएगा? अल्प प्राण कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे आप लोगों के पास स्वर हैं, वर्ण है, आप लोग उच्चारण करके देखिए। जैसे हम लोग का उच्चारण करते हैं क, तो ये का जो उच्चारण किए वो का कितना वायु निकला? बहुत कम निकला है ना। तुरंत क बोले और ये खत्म हो गया। वैसे ही ख बोले तो ज़्यादा वायु निकल रहा है। श बोलें तो ज़्यादा वायु निकल रहा है। तो ये जो वायु है वो ज़्यादा कम के आधार पर ही इसका डिवीज़न किया गया है। तो इसमें कौन कौन सा आ जाएगा? तो आप लोग इसको देखिए। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है वो अघोष वर्ण अल्प प्राण वर्ण है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। इसके बाद जो है समस्त अंतस्थ व्यंजन भी जो हैं कौन कौन से? या, र, ल और व। समस्त अंतस्थ व्यंजन भी जो है वो कौन से व्यंजन है? अल्प प्राण व्यंजन है। इसके अलावा स्वरों के बारे में पूछे तो सभी के सभी स्वर भी जो है वो अल्प प्राण में आते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। तो सभी के सभी स्वर भी जो है वो अल्प प्राण में आते हैं। तो इसकी संख्या कितनी हो गई? आप लोग ये अंदाज़ा लगाइए। 5, 5, 10, 5, 15, 15 और 4 19 और 11 30। ठीक है, तो अगर वर्ण पूछे अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। ठीक है, अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। ये 15 और अंतस्थ व्यंजन 4 और 11 स्वर मिला के। ठीक है, तो ये हो गया अल्प प्राण। वैसे ही महाप्राण है
जिन वर्णों का उच्चारण करते वक्त मुख से जो है वायु की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकले वे क्या कहलाएंगे? महाप्राण। मुख से उच्चारण करते वक्त मुख से ज़्यादा से ज़्यादा वायु बाहर निकले वहाँ पर क्या होगा? महाप्राण वर्ण होगा। ठीक है, वह वर्ण क्या होगा? महाप्राण वर्ण होगा। तो अब महाप्राण वर्ण में कौन कौन सा आ जाएगा? तो हम लोगों ने प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा तो यहाँ पर ले लिया अल्प प्राण में। तो यहाँ पर क्या बच गया? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। ठीक, प्रत्येक वर्ग का कौन सा? दूसरा और चौथा वर्ण। ठीक, इसके बाद एक और जो है यहाँ अंतस्थ व्यंजन ले लेंगे तो यहाँ पूरा क्या आ जाएगा? ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन सा है? तीनों शकार, श, स और ह। ठीक है, तीनों श और ह। तो ये इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 5 5 10 और 4 14। ठीक है, तो ये 14 जो होता है वो क्या होता है? महाप्राण वर्ण होते हैं। और अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी होगी? 30 होगी। ठीक है, तो ये जो व्यंजन को वर्गीकरण किए, साथ में मैंने स्वरों का वर्गीकरण भी जो बता दिया, घोष के आधार पर, नाद के आधार पर और प्राणवायु के आधार पर। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने आज जो है ये व्यंजनों का वर्गीकरण अच्छे से देखा है। अब इसमें दो वर्गीकरण और बच जाता है। कौन कौन सा? एक उच्चारण के आधार पर और दूसरा उच्चारण स्थान के आधार पर। तो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे से करवाऊंगा। इतना आप कर लीजिए और जो वर्गीकरण पढ़ाया है उसको समझ लीजिए, तब आगे का जो क्लास होगा वो बहुत सटीकता के साथ आपके दिमाग में बैठ जाएगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, अगर इस तक के क्लास में, अभी तक के क्लास में अगर कोई भी समस्या हो तो आप ज़रूर कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।